Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to continue the remaining stanzas of this poem, that is the road not taken. Okay? स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में इसके दो स्टेंजा क्लियर किए थे, दो स्टेंजा आपको एक्सप्लेन किया गया था. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम थर्ड स्टेंजा. सो बी रेडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सीरियसली. स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं आपको थीम बता दूं कि रिमेनिंग जो बिगिनिंग स्टेंजा थे उसमें मैंने आपको क्या बताया था. आपको बताया था कि एक बार कवि एक यात्रा पर जा रहा होता है और ये यात्रा एक जंगल से होकर के गुजरती है. रास्ते में एक मार्ग, जिस मार्ग से वो ट्रेवल कर रहा था, डाइवर्स्ड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. ये मार्ग दो भागों में डिवाइड हो जाता है. एंड एट दैट पॉइंट ही वाज कंफ्यूज्ड which path he should choose and which path should not be chosen. He kept on standing there. वो काफी देर तक वहां खड़ा रहता है, सोच विचार करता है और फाइनली he decides that he should travel only one path because being one traveler he couldn't travel both path at the same time. यानी एक यात्री होने के कारण एक ही समय दो मार्ग पर यात्रा करना बहुत कठिन होता है. ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारी चॉइस होती हैं, लेकिन हमें किसी एक चॉइस को चूज करना होता है और वही चॉइस आगे चल के हमारे जीवन को, हमारे लक्ष्य को डिसाइड करती है. तो हमारी जो चॉइस होनी चाहिए वो बहुत ही सोच समझ करके, बुद्धिमानी पूर्वक लेना चाहिए. जीवन में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. यानी जब कवि एक मार्ग से जा रहा होता है और सुबह सुबह होती है, एक मार्ग आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाता है. उसने देखा कि एक सुबह दोनों मार्ग इक्वली ले. इक्वली दैट मीन्स लुकिंग इक्वली गुड. दे वर लुकिंग सिमिलर, दे वर नॉट डिफरेंट. वो अलग अलग नहीं थे. इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन मीन्स क्रस्ड, ब्लैक, कुचले गए थे. यानी उस सुबह दोनों ही मार्ग एक जैसे थे. सुबह सुबह दोनों ही मार्ग पर कम लोग चले थे. आप देखते हैं गांव में, खेतों में जहां से लोग चलते रहते हैं वहां की घास कुचल जाती है और वहां पर एक मार्ग जैसा बन जाता है. लेकिन कवि कह रहा है कि उस सुबह दोनों ही मार्ग एक जैसे दिख रहे थे. दोनों ही मार्ग की घास कम कुचली थी. ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ही मार्ग पर कम लोग गए. The poet says that while passing through a forest and traveling on a path, he noticed that the path diverged into two different directions. He kept on standing there for some time and thought about it. Although at one morning both of the paths were looking equally good, they were looking similar. And the people had not travelled on both the paths. The grass was not crushed under the feet of the people. They were looking similar. They were not different from one another. Oh, I kept the first for another day. तो कवि ने क्या किया? Kept the first, एक मार्ग को, for another day, अगले दिन के लिए, यानी भविष्य में कवि ने सोचा कि वो एक ही यात्री है, इसलिए एक ही मार्ग पर जा सकता है. तो उसने डिसीजन लिया कि वो इस मार्ग से जाएगा और दूसरे वाले मार्ग को भविष्य के लिए छोड़ देगा. यानी भविष्य में कभी वो इस मार्ग से यात्रा करेगा, लेकिन आज वो इस मार्ग से यात्रा करेगा. द पोएट केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर सम टाइम एंड देन फाइनली डिसाइडेड that he would choose particular way. He decided that he should choose this one and he kept the other path for some future day.
he thought that in future he would come back and he would travel again on the second road. But students, remember it, in life we have many choices and we have to choose only one. Life never goes back. यानी जब हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो उसी मार्ग पर फिर हम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर हम जीवन में वापस आ सकें। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम बैक, टू गो बैक इन लाइफ अगेन। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, उसको मालूम था, नोइंग मीन्स ही न्यू वेल। क्या मालूम था? वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से आगे ले जाता है, दूसरा मार्ग तीसरे मार्ग से आगे ले जाता है। यानी हम जब एक मार्ग पर चलते हैं तो आगे चल के वो मार्ग दूसरे मार्ग पर, फिर दूसरा तीसरे मार्ग पर, ऐसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। The poet says that he decided that in future he would come back and would travel again on the second road, although he knew well that it would not be possible for him to come back because life doesn't take any reverse. Life reverse नहीं होती है, मूवी रिवर्स हो जाती है। ओके, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, इसलिए कवि को संदेह हो रहे हैं। डाउटेड मीन्स संदेह करना। आई शुड एवर कम बैक, किस बात का? कि क्या वो जीवन में कभी वापस इस मार्ग पे यात्रा कर पाएगा। That means the poet was in a doubt and suspicion. He thought that probably it would not be possible for him to travel on the second path again because life goes on. It doesn't take reverse. Okay? In the same way, if we have chosen one choice, then this choice will decide our future. Again, after time is gone, we can't come back to life. यानी एक बार समय बीत गया और फिर हम सोचते हैं कि वापस हम चले जाएं, फिर से हम हाई स्कूल करने लगे और फिर इंटर करें, ग्रेजुएशन और MBBS बन जाएं, तो that is not possible. Okay? Now students, last stanza. I shall be telling this with a sigh. I shall be telling this. कवि कहता है कि वो बता रहा होगा, कब? इन फ्यूचर। कैसे बता रहा होगा? विद अ साई। साई मीन्स टेकिंग अ डीप ब्रेथ, यानी भविष्य में वो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ये बात बता रहा होगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस, दैट मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन टाइम हैड पास्ड, जब बहुत सारा समय व्यतीत हो चुका होगा, जब वो जीवन में आगे बढ़ चुका होगा, फिर वो एक दिन अपने मित्रों को बता रहा होगा कि देखो, मैंने अगर मेडिकल लाइन ना चुनी होती तो मैं आज जीवन में इतना सफल डॉक्टर ना बना होता। वो ये बड़े गर्व से कह रहा होगा कि आज मैंने अगर ये भविष्य में जो डिसीजन लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो शायद मैं आज इतना फेमस डॉक्टर ना बनता। तो कवि कह रहा है कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम भविष्य में अपनी डिसीजन को लेकर के या तो पश्चाताप फील करते हैं या उस डिसीजन को लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमारे डैडी ने कहा था कि ऐसा करो, आप बैंकिंग फील्ड को चूज करो, और अगर मैंने बैंकिंग फील्ड ना चुनी होती तो शायद मैं आज जहां पर हूं वहां पर ना होता। ठीक है? टू रोड्स डाइवर्स्ड, क्या बता रहा होगा कि भविष्य में जब वो यंग था, उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब एक सड़क दो भागों में बट रही थी, यानी उसके सामने जीवन में बहुत सारे चॉइसेस थे, लेकिन उसने एक चॉइस को चुना। आई टूक द वन, कह रहा है आई टूक द वन, मतलब उसने एक सड़क को चुना। कहने का मतलब उसने एक चॉइस को चुना। कौन सी चॉइस? वन लेस ट्रेवल्ड बाई, ऐसी सड़क या ऐसे मार्ग को चुना जिसपे कम लोग गए थे।
That means there was a lot of danger. There were hardships. It was quite different. It was adventurous. यानी कवि ने वो मार्ग चुना जिस मार्ग को लोगों ने कम चुना था। जिस मार्ग से ज्यादा लोग गए थे उसको उसने नहीं चुना। बहुत बार ये होता है जीवन में, हम उसी लाइन पे चलते हैं जिसपे मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं कि हमारे डैडी ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें जोखिम होते हैं, एडवेंचर होता है, रिस्क होता है। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक एडवेंचर्स। वी शुड ऑलवेज रेडी टू फेस डेंजर्स इन लाइफ। वी शुड ऑलवेज रेडी टू फेस challenges, hardships, and only facing challenges in life we can prove ourselves, we can achieve something wonderful, we can achieve some grand success in our life. So we should be brave enough to decide only single aim of our life, and the aim that is risky adventures full of hardships. Okay, and that has made all the difference. और कभी फिर क्या कहेगा कि हाँ, इसी की वजह से उसके जीवन में आज ये अंतर है। मेड ऑल द डिफरेंस, यानी जीवन में वो अपने दोस्तों को बताएगा कि आज जो उसके जीवन में ये अंतर है, आज वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, अगर उसने ये मतलब चॉइस ना चुनी होती, बीटेक ना किया होता या डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस ना किया होता, तो आज वो फेमस डॉक्टर ना होता, या आज अगर उसने टीचिंग फील्ड को ना चुना होता तो आज वो इतना पॉपुलर टीचर ना होता। आज वो जो भी जीवन में है अपनी चॉइस की वजह से है। इन फ्यूचर द पोएट विल बी टेलिंग टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फैमिली मेंबर्स दैट टुडे व्हाटएवर he is due to his choice which was made by him in long ago time, okay, when he was young. That's why the poet wants to say that whenever there are many choices before us, we should be very very careful to choose only one choice and keep on following that particular choice honestly and sincerely. Only then we can be successful. Okay students, this poem is complete. Now in my next video I will explain exercises of this poem. Till then revise the poem seriously. स्टूडेंट्स, अगर बार बार आप पोएम को रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे, अगर आपको पोएम सही से समझ में आ जाती, डेफिनेटली ऑल द क्वेश्चंस आंसर्स, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। Hello students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. स्टूडेंट्स, लास्ट अपने हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कवक क्या होती है, एम्ब्रियोफाइटा क्या होते हैं, थैलोफाइटा क्या होते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कवक। कवक क्या होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उनको कार्बनिक पदार्थों में बदलने का वर्क भी करते हैं, उनको अपघटक भी बोल सकते हैं। अपघटक क्या होता है, जो किसी भी पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में बदल दे या सड़े गले पदार्थों से क्या करे, अपना भोजन प्राप्त करे। तो कवक कैसी होती, सेप्रोफिटिक होती है। दूसरी चीज क्या थी कि हम लोगों ने पढ़ा था थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं, थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जड़ तना पत्ती जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता, यानी कैसा होता है, वो थैलस के आकार में, मतलब एक थक्के नुमा वो रखे होते हैं किसी भी जगह पर, वो प्लांट जैसी बॉडी प्रतीत नहीं होती है। दूसरी चीज क्या थी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था थैलोफाइटा में, कि इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, यानी भ्रूण का विकास नहीं होता है। और क्या था कि एम्ब्रियोफाइटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण यानी सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें भ्रूण का विकास होता है या फिर इसमें भ्रूण बनता है। दूसरी चीज क्या थी कि इसमें जड़ तना पत्ती सभी चीजें विकसित थी और संवहन ऊतक भी प्रॉपर तरीके से पाए जा रहे थे। उसमें हम लोगों ने कई सारे डिविजन्स पढ़े थे, तो उसका मतलब क्या था, उसमें एक था ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को क्या कहा गया था, वादक जगत का सर्वप्रथम उभयचर। अब उभयचर क्यों बोला गया उसको, कि उभयचर का मतलब होता है जो जल स्थल दोनों में ही
ही अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, चाहे दोनों जगह ही जीवित रह सकता है। तो ब्रायोफाइटा क्या बोले गए थे पादप जगत के? उभयचर। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी थी। और उसके बाद था टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में 3 डिवीजन फिर से किए गए थे। तो पहला क्या था? वर्ग फिलीसिनी। सेकंड क्या था? अनावृत बीजी। थर्ड क्या था? आवृत बीजी। ये क्या थे? टेरोप्सिडा क्या था? एक पादप समूह का जो वर्ग था उसमें 3 प्रकार से फिर डिवाइड किया गया था उसको, जिसमें पहला क्या था? वर्ग फिलीसिनी, दूसरा था वर्ग अनावृत बीजी, तीसरा वर्ग आवृत बीजी। तो पहला वर्ग फिलीसिनी। इसमें क्या दिया? इसमें भी प्लांट से, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्लांट किंगडम। तो इसमें क्या था कि ये नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं प्लांट किंगडम में, वो सभी नम और छायादार स्थानों में ही पाए जा रहे थे। वो कहीं भी अदर प्लेस में नहीं पाए जा रहे थे। तो पहला क्या पॉइंट है इसमें कि नम और छायादार स्थान में पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर निषेचन कैसा हो रहा है? जल की सहायता ले रहा है। निषेचन क्या है कि जो गैमेट्स होंगे वो वाटर फ्लो में ही आपस में फ्यूज करेंगे। नेक्स्ट है संवहन ऊतक उपस्थित। संवहन ऊतक क्या थे? मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं कि जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है, यानी जो प्लांट की रूट होती है, जड़ होती है, वहां से वाटर ले जाएगा और क्या करेगा? लीफ तक पहुंचाने का कार्य करता है किसी पौधे में। और फ्लोएम का वर्क होता है जब फूड बनता है लीफ में, यानी प्रकाश संश्लेषण में जब पत्तियों में भोजन इकट्ठा हो जाता है तो वो भोजन को करता है फ्लोएम पौधे के जड़ तक लाने का कार्य करता है। तो ये क्या होते हैं? संवहन ऊतक। तो इसमें क्या थे? वो प्रेजेंट थे। और कुछ प्लांट्स हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें संवहन ऊतक एब्सेंट था। नेक्स्ट है कि बीज नहीं बनता है। बीज नहीं बनता है मतलब क्या है कि यहाँ पर सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? टेरेस और ड्रायोप्टेरिस। क्या एग्जाम्पल है? टेरेस और ड्रायोप्टेरिस। नेक्स्ट है वर्ग अनावृत बीज। अनावृत का मतलब होता है अनावृत, यानी वहां पर आवरण नहीं है किसी चीज का। तो कैसा है? ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो उसका मतलब होता है, जिम्नो का मतलब नग्न, यानी वो कैसा है? कवरलेस है। और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। तो कैसे है बीज इसके? कवर्ड नहीं है, नग्न बीज होते हैं ये। और प्लांट कैसा? काष्ठीय है, बहुवर्षीय, यानी कैसा? वुडी प्लांट है, यानी लकड़ी जो है इसमें काफी मात्रा में पाई जाती है। और कैसे होते हैं? ये बहुवर्षीय होते हैं, यानी काफी दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट है कि नर और मादा शंकु अलग अलग। एक चीज और होती है यहाँ पर कि यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होती। इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर क्या है? जब फ्लावर्स नहीं होंगे प्लांट्स में क्या होता है? एक लिंगी बहुलिंगी होते हैं, मतलब उसमें क्या है? मेल फीमेल दोनों चीजें पाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर शंकु पाया जा रहा है, यानी यहाँ पे फ्लावर्स नहीं पाए जाएंगे। तो फ्लावर्स नहीं होंगे तो एक कोन की फॉर्म में क्या होंगे? यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे जो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्या है कि परागण वायु द्वारा होगा, यानी परागण का मतलब होता है जब किसी प्लांट के जो एंथर होते हैं वो किसी और प्लांट में जाकर गिरे या फ्लावर के ऊपर जाकर गिरे तो उसको बोलते हैं परागण। लेकिन यहाँ पर परागण में हेल्प कौन कर रहा है? वायु। जनरली क्या होता है? इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। ये कैसे होते हैं? नग्न बीजी और अनावृत बीजी, यानी इनको क्या बोलते हैं? नग्न बीजी पौधे या फिर अनावृत बीजी पौधे। नेक्स्ट हम लोग का वर्ग आवृत बीजी। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। तो ये इसका इंग्लिश मीन्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म। अब ये क्या था? जिम्नोस्पर्म। ये क्या है? एंजियोस्पर्म। तो एंजियो का मीन्स होता है ढका हुआ, स्पर्मा का मीन्स होता है बीज। तो ये क्या थे? सर्वाधिक विकसित पौधे। पूरा प्लांट किंगडम जो होता है उसमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन से प्लांट्स होते हैं? आवृत बीजी या फिर एंजियोस्पर्म। तो ये कैसा है? डेवलप्ड है पूरी तरीके से। तो इसमें क्या है? ये पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक फ्लावर में कभी कभी क्या होता है? इनको एक चीज और बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये क्या कैसे होते हैं? पुष्प जो है उसमें एक लिंगी भी होगा, द्विलिंगी भी होगा। अर्थात एक लिंगी होगा मतलब वहां पर या तो मेल पाया जाएगा या फिर फीमेल पाया जाएगा। और द्विलिंगी होगी मतलब एक ही प्लांट के फ्लावर में दोनों ही सेक्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है बीज फल के अंदर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो अलग अलग थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पुष्प में है यानी फ्लावर के अंदर है। दूसरी चीज फल बन रहा है बीज फल के अंदर बनता है। नेक्स्ट है ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय और शाकी काष्ठी। एक वर्षीय द्विवर्षीय मतलब इसमें से कोई प्लांट ऐसा होगा जो केवल 1 साल तक रहेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 साल तक रहेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो कई सालों तक ऐसे ही
पाए जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। शाकीय काष्ठी का मतलब ये होता है कि कुछ शाकीय होंगे यानी कुछ पौधे की फॉर्म में होंगे, और काष्ठी का मतलब कुछ कैसे हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे बड़े होके, और काफी सारी जो वुड होती है वो प्रोवाइड होती है, जो हेल्पफुल होती है काफी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है उपवर्ग एक बीजपत्री। वर्ग आवृत बीजी में दो उपवर्ग थे, कौन कौन से, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो पहला उपवर्ग क्या था, एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है, जिसमें बीजपत्र एक हो, यानी जब हम लोग कोई सीड लगाते हैं, जब किसी बीज को हम लोग जमीन पे गाड़ते हैं तो वो वहां पे क्या होगा, जो उसको फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, बीज हम लोग लगाते हैं तो धीरे से जब उगता है तो उसमें जो पहली लीफ आती है वही क्या होता है, उसका बीज पत्र, उससे क्या मिलता है, उसको भोजन मिलता है, किसको, बीज को। क्योंकि जब बीज पत्र में बीज पत्र जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जो कहाँ पे यूज होती है, बीज में। क्योंकि बीज का है जब भूमि के अंदर, और जब बीज पत्र निकलता है कुछ समय बाद तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके बीज को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो कैसा बीज पत्र है, एक बीज पत्र पाया जाता है। शिरा विन्यास कह रहा है समांतर है, ये क्या है, पत्तियों में क्या पाया जा रहा है, विन्यास एक तरह का पाया जाता है, तो ये कैसा पाया जा रहा है, समांतर शिरा विन्यास। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मक्का, गेहूं और चावल। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि मक्का जो होती है उसको हम लोग बीज से बराबर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी उसका जो बीज पत्र होता है वो केवल एक होता है। नेक्स्ट है क्या, उपवर्ग द्विबीजपत्री। तो इसमें क्या थे, दो बीजपत्र। जब हम किसी भी द्विबीजपत्री पौधे के बीज को जमीन पे लगाते हैं तो उसके कुछ समय बाद वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा पौधा निकलता है जिसमें दो बीजपत्र ऐसे अलग हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और भोजन का निर्माण करके बीज को पोषण प्रदान करते हैं। तो वो काम में दो बीजपत्र ऐसे हो जाते हैं और बीज को क्या करते हैं, पोषण देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये द्विबीजपत्र। शिरा विन्यास कैसा है, जालिकावत, यानी जो पौधे का जो पत्ती होगी वो कैसी होगी, नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, नेट लाइक अपीयरेंस होगी। इसका एग्जांपल क्या होगा, आम, मटर, चना। आप लोग देख सकते हो अपने घर पे करके, मटर जो होता है वो इक्वली बीज से डिवाइड होता है। अगर हम उसको हाफ ऑफ करते हैं तो अपने मन से हाफ हो जाता है, या फिर उसके बीज को हम लोग जमीन में लगा के देख सकते हैं। उसको जब लोग लगाते हैं तो कुछ समय बाद वहां पर दो बीज पत्र का एक पौधा बनता है और धीरे से उसमें ग्रोथ होने लगती है। चने के साथ भी सेम वही कंडीशन होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टरोप्सिदा को तीन वर्गों में डिवाइड किया गया, पहला फिलीसिनी, दूसरा अनावृत बीजी, तीसरा आवृत बीजी। जिसमें फिलीसिनी जो होता है वो कैसे होते हैं, नम छायादार स्थान में पाए जाते हैं और निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, समान उत्तर पाए जाते हैं, बीज नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, टेरिस और ट्रायोप्टेरिस। नेक्स्ट क्या है, अनावृत बीजी, जिनमें बीज कैसे होते हैं, नग्न अवस्था में पाए जाते हैं और मेल फीमेल जो होते हैं वो समूह में अलग अलग होते हैं, यानी कोण अलग अलग होता है उनका। नेक्स्ट है काष्ठी होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। नेक्स्ट है आवृत बीज, जो है प्लांट किंगडम का सबसे विकसित ग्रुप जो होता है वो है आवृत बीजी, जिसमें जो बीज होते हैं वो ढके हुए होते हैं। और क्या है कि इसके पुष्प जो होते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, किसी भी तरह के हो सकते हैं, और पौधे कैसे हो सकते हैं, एकवर्षीय, द्विवर्षीय, काष्ठी और शाखीय। इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया। उपवर्ग एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या था, मक्का, गेहूं, चावल। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री, जिसमें दो बीजपत्र पाए जाएंगे और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आम, मटर, चना। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको क्लास 9th में बल और गति के नियम के बारे में बता चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है और उसके बाद मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल भी बताए, सारे फॉर्मूले बताए, उसके बाद एक एक मैंने उसके एग्जाम्पल भी बताए, जैसा कि आप लोगों ने अपने बुक में प्रैक्टिस भी की होगी। बट मैं आपको आगे की यूनिट टेस्ट जो आपके सेकेंड होने वाले हैं मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि आपके जो एग्जाम होंगे वो जो यूनिट टेस्ट सेकंड होना है वो ऑनलाइन होना है। उस ऑनलाइन टेस्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस क्लास जो मैंने आपको इस क्लास में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम के बारे में जो बताया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आने हैं वो रिलेटेड आने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसा कि आपने बल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो बल के बारे में जो आपने पढ़ लिया है तो उससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे बल का मात्रक क्या है। तो आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, बल का मात्रक है।
तो बल का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन में दिए होंगे जूल, एंड सेकेंड वॉट, एंड थर्ड न्यूटन पर मीटर, एंड फोर्थ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि बल का मात्रक क्या है? जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है, तो आपको जैसे ही न्यूटन दिखेगा आप ये लगा दोगे। तो बल का मात्रक सिर्फ न्यूटन होता है, ना कि न्यूटन पर मीटर। दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज योर रॉन्ग आंसर, बट फाइंड all correct answer in this is joule, watt. Joule is not unit of force, but watt is not unit of force. Then joule बल का मात्रक नहीं है, watt बल का मात्रक नहीं है, न्यूटन तो है बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। टाइम फाइंड करता हूं। मैंने आपको जब से पढ़ाई थी मैंने इसके सारे मात्रक बना के बताए थे। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बल का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। यहाँ पर एम क्या है? द्रव्यमान, और ए क्या है? त्वरण। एम का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक बन गया? बल का। तो क्या हमारा आंसर सही नहीं है? तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, और आपको बुक से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूं। अब इसमें आपको बल का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला है, तो आपको ऐसे दिया होगा, कई पॉइंट्स गलत भी दिए होंगे। E इक्वल टू A into F equal to A into V, and second F equal to M by A, and F equal to M square by A, and fourth point F equal to M A। तो आप समझी गए होंगे, मैंने अभी आपको बताया। क्या F का फॉर्मूला ये होता है? नहीं। क्या F का फॉर्मूला M by A होता है? नहीं। क्या F का फॉर्मूला M स्क्वायर बाई A होता है? नहीं। F का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया, M इनटू द्रव्यमान इनटू त्वरण। देन ये आपका क्वेश्चन सही। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा सही होगा? 4 पॉइंट। क्लियर? बट इसी तरीके से मैंने आपको कई क्वेश्चन दिए हैं जो आपको इस चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने हैं और आंसर देने होंगे। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं आएगा कि जो आपने डेफिनेशन लर्न किया है वही आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक ट्री है, इस ट्री से कोई पत्ती गिरे, फल गिरे, डाल गिरे, कुछ भी गिरता है, तो वो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है, नीचे की ओर क्यों आता है? बताइए, किस फोर्स से आता है? मैंने आपको चैप्टर में बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो नीचे की ओर आती है। तो ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर करती हुई, फिर वो नीचे की ओर आई तो नीचे की ओर करती हुई। तो मैं आपको न्यूटन के प्रथम नियम से बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु में गति बिना बल के नहीं हो सकती है। जब ये वस्तु या ये चौक ऊपर की ओर जा रही है तो किस फोर्स से जा रही है? जो फोर्स मैंने दिया। बट जब वो ऊपर से नीचे आ रही है वो किस फोर्स से आ रही है? क्योंकि एक फुटबॉल होगी, आपने इधर से किक मारा, वो फुटबॉल सामने चली गई, ये तो समझ में आया कि मैंने मारी उधर गई, लेकिन उधर से कब वापस आएगी? जब उधर से कोई दूसरा फोर्स इधर की ओर मिलेगा। क्योंकि ऑलवेज वस्तु बल की गति की दिशा में ही क्या होती है? बल की दिशा में ही वस्तु गति करती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एक्शन एंड रिएक्शन के पोजीशन पर अपोजिट होता है। जैसे आपने उधर से एक कार आ रही है, कार के सामने खड़े होकर आप फोर्स करोगे, अगर आपका फोर्स ज्यादा हो गया तो कार आपके फोर्स से कहां चली जाएगी? पीछे। यदि वो कार का फोर्स ज्यादा होगा वो हम पे भी लगाएगी, तो हम कार के फोर्स, अगर फोर्स इधर लगाएगी तो कार की जगह कहां चले जाएंगे हम लोग? पीछे। तो जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वही फोर्स हम पे वर्क करता है, हम उसी डायरेक्शन पे गति करते हैं। जैसे ऊपर की ओर गया, तो अभी ये नीचे क्यों नहीं गया? ये इसलिए नहीं गया कि ग्रेविटेशन फोर्स इस पे लग रहा है, लेकिन जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो मेरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है? ज्यादा है, तो ये ऊपर जाता गया। जैसे जैसे फोर्स खत्म हुआ तो मेरा फोर्स क्या हो गया? 0। तो इस पे रिएक्शन फोर्स कौन लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से कहां चला गया? नीचे की ओर। इसी तरीके से
अगर किसी भी ट्री पर कोई भी फ्रूट्स लगा हुआ है तो फ्रूट्स नीचे की ओर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन्स के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग एक्शन का रिएक्शन होता है। जब ग्रेविटेशन नीचे की ओर लगता है तो यहाँ पर एक कनेक्टेड फोर्स लगा होता है जो इसकी डाल से कनेक्ट होता है। ये फोर्स कहाँ लगा होता है? ज्वाइनिंग फोर्स ऊपर कहाँ लगा होता है? ऊपर। लेकिन जब यहाँ से ब्रेक होता है, क्या होता है? ब्रेक। ज्वाइनिंग फोर्स इज 0, देन द फ्रूट्स मूव्स इन डाउनवर्ड टू अर्थ। नाउ जब फोर्स कहा जाता है वो तेजी से नीचे की ओर, किस फोर्स से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन रखे हैं। अगर किसी डाल या कोई बॉल ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो किस फोर्स से आती है? पता है आपको किस फोर्स से आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, संपर्क बल और असंपर्क बल। जैसा मैंने आपको बताया संपर्क बल असंपर्क बल क्या होता है। जैसे मान लो कि एक चौक है, इस चौक को हमें मूव कराना है तो बिना आप दूर से फोर्स लगाए उसको मूव कर सकते हो। दूर से ही मैंने ऐसे किया, क्या ये मूव हो सकता है? नहीं। लेकिन मैग्नेट में तो होता है ना कि एक मैग्नेट यहाँ रखो, दूर से ऐसे रखोगे तो या तो ये इसकी तेजी से इधर आ जाएगा या तो पीछे को जाएगा। तो बिना टच किए भी फोर्स लग गया, लगा ना। अगर इसको हमने यहाँ रखा, मान लो लेटस दिस इज मैग्नेट, मान लो कि मैग्नेट है और दूसरा हमारे पास एक और मैग्नेट है। मैंने एक मैग्नेट यहाँ रखा तो इसने क्या किया? इसको अपनी ओर खींच लेगा या इसकी डायरेक्शन पलटेंगे तो ये कहां चला जाएगा? दूर चला जाएगा। तो इसने मूव किया ना, तो इसे फोर्स किसने लगाया? हमने टच तो नहीं किया। ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। कौन सा हुआ? नॉन। तो मैग्नेटिक फोर्स, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? नेगेटिव फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स की नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जो विदाउट टच किए फोर्स लग जाए वो नॉन कॉन्टेक्ट, असंपर्क बल। जो संपर्क करके लगे वो संपर्क बल। जैसे अभी बताइए, ये जो हमारा फ्रूट था वो नीचे की ओर गिरा तो इसमें जो फोर्स लगा वो टच करके लगा है? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज असंपर्क बल, मैग्नेटिक फोर्स इज असंपर्क बल। बट घर्षण बल कैसा है? संपर्क बल। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ कर गति करती हैं तो उस पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। क्या करने हैं? ध्यान से आपको इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो आपको यूनिट सेकेंड में क्वेश्चन आने हैं वो ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव में थ्योरिटिकल नहीं आएगा, तो आपको उसको जब लर्न करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। और इस चैप्टर के बुक में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आपको ये कंफर्म हो किसी चीज का आंसर कैसे देना है। जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल भी बताया आपको इस चैप्टर में, तो आपको जब न्यूमेरिकल लगाना होगा तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने के बाद उसका जो राइट आंसर आएगा तो आपको मैंने न्यूमेरिकल भी दिए हैं, बट उसके ऑप्शन में सपोज दैट मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, उसके मैंने 4 ऑप्शन दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसमें से कोई एक राइट आंसर होगा तो आपको ये न्यूमेरिकल रफ कॉपी लेके बैठना है, उसमें सॉल्व करना है। जो राइट आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग इस पर क्या करना है? टिक करना है। टिक क्या करना है? आपको वहां पे पॉइंट करना होगा, टच होगा आपके पास फोन, टच से क्या करना है? पॉइंट करना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। क्लियर? देन नाउ गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि एंड गेट क्या होते हैं, ऑर गेट क्या होते हैं और नॉट गेट क्या होते हैं। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि नैंड गेट क्या होता है और नॉर गेट क्या होता है और एक्सॉर गेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नैंड गेट क्या है? नॉट गेट प्लस एंड गेट, यानी नॉट गेट और एंड गेट को जब हम लोग कंबाइन कर दें तो बन जाएगा हमारा नैंड गेट। नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट अगर हमको बनाना है और नैंड गेट के बारे में लिखना है तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। नॉट गेट और एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? या दो या
2 से अधिक इनपुट ग्रहण करता है, यह 2 या 2 से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, इसे एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। या 2 से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, इसे एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, एंड गेट। इसमें अगर हम नॉट गेट को और जोड़ दें तो ये जो हमारा बना, अगर इसी सर्किट को हम एक बॉक्स में बंद कर दें तो ये जो बनेगा हमारा, ये होगा हमारा नैंड गेट। इसी को हम दिखाते हैं थोड़ा ज्वाइंट तरीके से। ये नॉट का साइन है, ये ए है, ये बी है, F इक्वल टू A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा नैंड गेट, और यहां आ जाएगा F इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल आप लोगों ने लास्ट टाइम पे देखी थी। ट्रुथ टेबल देखने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, ए बी और एफ बराबर क्या है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इसमें हम लोग इनपुट दें, जीरो इंटू जीरो क्या होगा, 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ 0 इंटू 1 यानी 0, उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएं 1। 1 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएं 1, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गई ट्रुथ टेबल हमारी नैंड गेट। ये नैंड गेट की हमारी क्या हो गई ट्रुथ टेबल। अब इसके केसेस हम लोग देखेंगे, इसके डिफरेंट केसेस होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। केस देखने के लिए हम लोग ये सिंबल बता रहे हैं, क्या क्या केसेस होंगे इसमें। केस 1, जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1। केस नंबर 2, जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1, तो f बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1। केस नंबर 3, जब a इक्वल टू 1 और
b इक्वल टू 0, तो f बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू b का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। लास्ट केस 4, जब a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर केस में जो आउटपुट है वो आपका क्या आ रहा है, पहले आ रहा 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0। तो ये हमारा क्या था, NAND गेट। अब हम इसके बाद सीखेंगे NOR गेट। तो NOR गेट क्या होता है, NOR जैसा नाम है NOR का मतलब होता है नॉट प्लस आर, यानी ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। तो नॉट प्लस आर क्या बन जाएगा, NOR गेट। तो NOR गेट पता चल गया कि किससे बनता है, नॉट से और आर से। तो ये भी क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है। तो NOR गेट, तो ये किससे बना है, नॉट प्लस आर, ये नॉट प्लस आर का कॉम्बिनेशन है, नॉट प्लस आर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं NOR गेट। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, इससे OR गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं, इसे OR गेट का कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहते हैं। अब हम लोग बात करें सिंबल ऑफ NOR गेट। NOR गेट का सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ NOR गेट। तो NOR गेट किससे बना है, पहले तो बनाएंगे OR गेट। तो ये बच्चों ये रहा हमारा OR गेट। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, नॉट इसमें और जोड़ना है, तो ये NOT गेट का सिंबल हो गया। ये टोटली हो गया हमारा क्या, तो टोटली हमारा हो गया सिंपल से बंद कर दिया। ये हमारा A है, ये हमारा B है, और यहाँ का बराबर क्या होगा, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं या एक तरीके से और डिजाइन कर सकते हैं। इसको ये देखिए, इसको एक तरीके से और डिजाइन करके दिखा रहे हैं। इसको एक तरीके से डिजाइन करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B, ये हो जाएगा F बराबर A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा NOR गेट। अब ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में देखिए, ट्रुथ टेबल में होगा A, B और F बराबर A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। ये 2 0 2 1, ये 0 1 0 1। अब हम लोग ऐड करें, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है NOR गेट। अब हम लोग इसके केसेस डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से केसेस होते हैं।
वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसके केसेस देख लीजिए। इसके केसेस देखिए। केस नंबर 1, पहला केस, जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 तो f बराबर a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। केस नंबर 2, जब a बराबर 0 और b बराबर 1 तो f बराबर 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। केस नंबर 3, जब a बराबर 1 और b बराबर 0 तो f बराबर 1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट वही 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 0। केस नंबर 4, जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 1 तो कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस तरह से ये हमारे चारों केसेस हो जाएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने NAND पढ़ा और NOR पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट क्या होता है? यह गेट भी क्या करता है? 2 या 2 से अधिक इनपुट ग्रहण करता है और एक आउटपुट हमें प्रदान करता है। एक्सक्लूसिव OR गेट थोड़ा अलग होता है इन सब गेट से, तो हम लोग एक्सक्लूसिव OR गेट देखेंगे। ये हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट क्या होता है? इसी को हम लोग XOR बोलते हैं। XOR, एक्सक्लूसिव OR गेट। XOR गेट क्या करता है? देखिए, XOR जैसा नाम है तो इसमें लिखेंगे या 2 या 2 से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है, या 2 या 2 से अधिक इनपुट ग्रहण करता है तथा एक आउटपुट प्रदान करता है। एक्सक्लूसिव OR गेट थोड़ा अलग होता है। ये हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट का सिंबल है। ये अगर हमारा A, ये हमारा B, ठीक, इससे हमारा इनपुट जा रहा है X, इससे हमारा इनपुट अगर Y जा रहा है तो यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा हमारा X XOR Y, ठीक, X XOR Y। इसका मतलब क्या होता है? इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रुथ टेबल में, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ट्रुथ टेबल इसकी देखें। इसकी ट्रुथ टेबल देखने के लिए हमारे पास A है, B है और F बराबर क्या है? X XOR Y। इसका मतलब होता है XY कॉम्प्लीमेंट प्लस XY कॉम्प्लीमेंट प्लस X कॉम्प्लीमेंट Y। तो हमें ये निकालना है आउटपुट में। तो हमें क्या आउटपुट में निकालना है? यानी हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? यानी हमारे पास होना चाहिए X की वैल्यू, X की वैल्यू, Y की वैल्यू और क्या होना चाहिए हमारे पास? X का कॉम्प्लीमेंट और Y का कॉम्प्लीमेंट। ये 4 वैल्यू होंगी तभी हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए XY कॉम्प्लीमेंट
और क्या होना चाहिए, x कॉम्प्लीमेंट y। तो इतना हमारे पास होगा तो हमको f मिल पाएगा। तो इतना अगर हमारे पास है तो f ढूंढना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लें 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 0। तो अब यहां से हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है x कॉम्प्लीमेंट y, ये निकालना, और दूसरा निकालना है x y कॉम्प्लीमेंट, एक ये निकालना है। तो पहले ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ देखिए ये और ये, तो ये और ये 1, ये 1, ये 0 और ये 0, यानी एक ही बार बना देगा। अब हमारा ये निकालना है हमको, तो यहां से देखिए ये 0, ये 0, ये 0, देखिए ये और क्या चल रहा है, ये, तो ये देखिए 0 बनेगा, ये दूसरा 0 बनेगा, तीसरा 1 बनेगा, चौथा 0, तो यानी 0 0 1 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया XOR गेट। XOR गेट की ट्रुथ टेबल जो है थोड़ी डिफिकल्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने x लिखा, फिर y लिखा, फिर x का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर y का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर x इंटू y का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर x का कॉम्प्लीमेंट y निकाला। तो ये पूरा आपका आ गया। तो ये हो गया हमारा NAND गेट, NOR गेट और XOR गेट। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।